कहते हैं। डीएच मीट इसके परिचय ऐसे बना लेते हैं। ये परिचय, प्रभाव, कौन कौन से व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, पुस्तकें और अवधारणा और महत्वपूर्ण तथ्य या अन्य बातें। ठीक है, चलो अब हम जीएच मीट के परिचय को करते हैं। परिचय में हम क्या देखते हैं कि ये जो जीएच मीट है इसके जन्म कब हुआ। ठीक है, ये ऐसा बनाते जाना है। जीएच मीट का जन्म कब हुआ था? 27 फरवरी 1863 को। हाँ, नीचे बनाते जाना है। हाँ, नहीं, नीचे से अलग से लिखना परिचय, अलग से परिचय लिखो और उसमें लिखना है कि परिचय में जन्म, है ना। अलग से बना परिचय, अलग से लिखो परिचय को, नीचे अलग से लिख परिचय और उसके बाद फिर इसको बनाना है जन्म। 27 फरवरी 1863 को जन्म हुआ। ठीक है, 27 फरवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल 1931 को। 26 अप्रैल 1931 को इनका मृत्यु। ठीक है, 26 अप्रैल 1931 को इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, आवाज वगैरह आ रहा है पद्मिनी अच्छे से? चैट बॉक्स में बताते जाना, है ना। पद्मिनी आवाज आ रहा है, सब चीज क्लियर बताते जाना है। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। इसका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1863 को, मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1931 को। लेकिन इसकी पुस्तकें हम जब लिखेंगे, पुस्तकें आप देखना, इनकी पुस्तकें इनके मृत्यु के बाद लिखा हुआ पुस्तकें हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी पुस्तकें नहीं लिखी, एक भी पुस्तकें इन्होंने अपने जीवन काल में नहीं लिखा। इसकी जो पुस्तकें हैं, इसके समर्थकों ने, इसके जो शिष्य हैं, उन्होंने इनकी पुस्तकों को आगे बढ़ाया है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं कि इन्होंने 1879 में बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। हो क्या 1883 में इन्होंने बीए की उपाधि, बीए की डिग्री प्राप्त किया। 1883 में बीए की डिग्री प्राप्त किया। हो गया, फिर लिखना है 1887 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और यहां इन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान विषय का अध्ययन किया। कब? 1887 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया और किसमें? दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में इन्होंने वहां पे अध्यापन किया। ठीक है, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी जगह पे इन्होंने 1888 में, एक साल बाद 1888 में इन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, पीजी प्राप्त कर लिया 1888 में। हो गया। फिर 1891 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, मिशिगन बोल दिया था क्या, मिशिगन सॉरी, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में प्राध्यापक पद पर ये नियुक्त हुए। ठीक है, चलो ये हो गई इसका जीवन परिचय। परिचय में हमने क्या देखा, जन्म, ठीक है, 27 फरवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 26 अप्रैल 1931 को इनकी मृत्यु हुई। 1879 में इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। 1883 में इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त किया। 1887 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और वहां इन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। 1883 में इन्होंने जो एमए है, मास्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त कर लिया और 1891 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में प्राध्यापक बन गए। इस प्रकार से इनका जीवन जो है ये आगे बढ़ते गया और चलते गया। व्यावसायिक जीवन यहाँ से इनका प्रारंभ हो गया। ठीक है, और यहीं से इन्होंने बहुत सारे ऐसे अवधारणाओं की, बहुत सारे ऐसे जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की इन्होंने रचना किया और अध्ययन अध्यापन को शुरुआत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरा बनाया था कि इस व्यक्ति पर कौन कौन से व्यक्ति के प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति पर प्रभाव हम लिख सकते हैं कि मीड को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मीड को प्रभावित किए, मीड को प्रभावित आगे करने वाले व्यक्तित्व, कौन कौन व्यक्ति हैं और उनकी कौन कौन सी ऐसी अवधारणा है जिससे मीड जो है वो क्या हुए, प्रभावित हुए। ठीक है, इसमें रोयसी से प्रभावित थे, रोयसी से प्रभावित थे। चार्ल्स कूले, चार्ल्स कूले से प्रभावित थे, है ना। चार्ल्स कूले की कोई अवधारणा याद है आप लोग को? चार्ल्स कूले ने एक अवधारणा प्रस्तुत किया है, वो अवधारणा याद है क्या? पद्मिनी याद है आपको? चार्ल्स कूले की जो अवधारणा है वो याद है किसी को? स्व की आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है चार्ल्स कूले ने प्रस्तुत किया है। क्या? स्व की आत्मदर्पण का सिद्धांत। और इसी स्व की आत्मदर्पण के सिद्धांत से ये जो व्यक्ति है जीएच मीड वो प्रभावित हुए थे कि व्यक्ति अपने स्व का विकास कैसे करता है। अभी मैं आगे बताऊंगा, है ना, मैं और मुझे में आगे हम बात करेंगे, मैं और मुझे, तो उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, जॉन डीवी, अगला कौन है? जॉन डीवी, जिसे जॉन डीवी भी कहा जाता है, जॉन डीवी है ना, जॉन डेवी, जॉन डेवी, जॉन डीवी ये कहा जाता है। इन तीनों लोग से ये प्रभावित थे और साथ ही साथ उस तत्कालीन समय में जितने प्राध्यापक थे उनके, उनसे भी वह व्यक्ति प्रभावित रहे। ठीक है, आगे बढ़े। हम लोग कैसे करेंगे, एक पेपर का, पहला पेपर का 1 यूनिट ओवर करेंगे, फिर दूसरे पेपर का 1 यूनिट ओवर करेंगे। अभी जो चल रहा है इसका 1 यूनिट ओवर होने के बाद हम दूसरा पेपर का 1 यूनिट ओवर करेंगे। ठीक है, पहले क्या करते थे, 3-3 दिन बांटे थे, वैसे नहीं करेंगे। एक पेपर का 1 यूनिट ओवर करेंगे पहले, फिर दूसरे पेपर का 1 यूनिट ओवर करेंगे, फिर तीसरे पेपर का दूसरा 1 यूनिट ओवर करेंगे। मतलब एक एक पेपर का 1-1 यूनिट ओवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ गए? जैसे ही पूरे पेपर का 1-1 यूनिट ओवर हो गया तो फिर से पहला पेपर का दूसरा यूनिट ओवर करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो अब हम इसकी पुस्तकों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, ये एमए 4th सेमेस्टर में भी काम आना है पद्मिनी, आपके नेट के सिलेबस में भी है और आगे जो भी पेपर होगा सोशियोलॉजी का उसमें भी ये काम आएगा, है ना। तो सबका एक साथ ही बैठ रहे हैं हम लोग। चलो अब इसके पुस्तकों के बारे में लिखते हैं, बुक्स
पहला लिखना है सोशल कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्शियस social consciousness social consciousness and उसको अच्छे से बंद करो दरवाजा social consciousness and the consciousness of meaning consciousness of meaning पहला बुक क्या है द सोशल कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ मीनिंग ठीक है ये बुक आया था 1910 में इन्होंने इसको नहीं लिखा है ना इसके समर्थकों ने इसके मरने के बाद लेकिन डेट भले 1910 लिख दिया है ना इसके समर्थकों के द्वारा लिखा गया बुक है ठीक है नेक्स्ट बुक है द सोशल सेल्फ द सोशल सेल्फ नेक्स्ट बुक है द सोशल सेल्फ 1913 ठीक है फिर नेक्स्ट बुक है द फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट 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 1932 1932 में लिखा हुआ है क्या चौथा है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 हो गया फिर अगला बुक है मूवमेंट्स ऑफ थॉट इन द मूवमेंट्स ऑफ थॉट्स इन द movements of thoughts in the 19th century ठीक है ये बुक आई थी 1936 में ये बुक आई थी 1936 में moments of thoughts is 19th century 1936 हो गया नेक्स्ट बुक है द फिलोसफी ऑफ द एक्ट द फिलोसफी ऑफ द एक्ट The philosophy of the Act 1938. The philosophy of the Act 1938. ठीक है ये सारे पुस्तकों में से सबसे इंपॉर्टेंट बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 ठीक है आप लोग के लिए क्वेश्चन है इसी बुक में सेल्फ एंड माइंड एंड सोसाइटी करके एक बुक लिखा हुआ है सेल्फ अड़ गया है माइंड एंड सोसाइटी ये किसका बुक है बताना है कल सर्च करके आना ठीक है हाँ ठीक है पेरेटो की पुस्तक है माइंड एंड है ना माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी माइंड एंड सोसाइटी दोनों का अलग अलग है दोनों ने अलग अलग बुक लिखा हुआ है ठीक है तो इसको ध्यान में रखना ठीक है तो ये बुक हो गई सबसे पहला बुक सोशल कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ मीनिंग 1910 द सोशल सेल 1913 द फिलोसफी ऑफ द
प्रेजेंट 1932, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934, मोमेंट ऑफ थॉट्स इज 19th century 1936, द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट 1938। ठीक है, ये पुस्तकें हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पास क्या क्या पढ़ लिए, हम इसके परिचय कर लिए, हो गया, प्रभाव देख लिए और इनकी पुस्तकें देख लिए, हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी अवधारणाएं हम देखते हैं, कौन कौन सी अवधारणा इन्होंने दिया है, किस किस पर इन्होंने बात किया। ठीक है, सबसे पहले अवधारणा, इस टॉपिक के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं, वही सबसे पहला अवधारणा है, क्या है, प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद। ठीक है, अवधारणा, अवधारणा में सबसे पहला अवधारणा क्या है, प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद। ठीक है, अब इसका सिर्फ बीच में ऐसी गोला बनाना है, कॉपी के बीच में गोला बनाना और इधर उधर करना, अगर नहीं है तो साइड में लिखना। ठीक है, साइड में लिख के ऐसे, पहला क्या है, प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद, पेन नहीं चल रहा है ना, हो गया, हो गया, पहला प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद। दूसरा क्या है, भूमिका ग्रहण, दूसरा क्या है, भूमिका ग्रहण, हो गई। दिमाग व मानसिक क्रिया भी लिख सकते हैं, दिमाग व मानसिक क्रियाएं, हो गई। फिर लिखना है महत्वपूर्ण प्रतीक, प्रतीक का भी अवधारणा इन्होंने दिया है, महत्वपूर्ण प्रतीक। ठीक है, फिर आगे लिखना है ज्ञान का समाजशास्त्र, ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, ज्ञान के समाजशास्त्र किसको माना जाता है पद्मिनी, ज्ञान के समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताओ, आप लोग बताओ। नहीं, ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, याद करो जल्दी। फूको नहीं है, ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक किरमाइल दुर्खिम को माना जाता है, कौन सा, ज्ञान के समाजशास्त्र सबसे पहले इरमाइल दुर्खिम ने ही किया था, नॉलेज ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसका बुक लिखा हुआ है, इसीलिए इसको ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। ठीक है, और मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, मूल्यों के समाजशास्त्र का जनक, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, चलो फिर इसका अगला लिखना है स्व का उदय, अगला लिखना इसमें स्व का उदय, स्व का उदय, हो गया। फिर अगला लिखना है भंगिमाएं, 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 भंगिमाएं। ठीक है, जिसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है स्व का उदय, भूमिका ग्रहण और प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद, ये तीनों अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तीनों अवधारणा
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों अवधारणाओं को अच्छे से हमें करना पड़ेगा। हो गया, आगे बढ़े। चलो अब हम बात करते हैं मीड की स्व प्रतीकात्मकता क्रियावाद की अवधारणा की। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अवधारणा की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के समाजशास्त्रियों को बताने से पहले क्या बताया था कि प्रतीकवाद क्या है। क्या है प्रतीकवाद? जिस प्रतीकों के माध्यम से लोगों में संचार होता है ना, जिस प्रतीक के माध्यम से लोग किसी बात को समझते हैं, जिस प्रतीक के माध्यम से लोग उस प्रतीक का एक अर्थ निकालते हैं, उसे हम प्रतीक कहते हैं। एक अर्थपूर्ण जो प्रतीक होता है उसे ही हम प्रतीकवाद कहते हैं। लेकिन उसमें अंतःक्रिया जोड़ा जाए। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? लोगों के मध्य बातचीत, है ना। लोगों के मध्य बातचीत, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है वो आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं। अब जब व्यक्ति बातचीत करते समय प्रतीकों का प्रयोग करे, व्यक्ति बातचीत करते समय प्रतीकों का प्रयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहते हैं। और इसी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की व्याख्या जीएच मीड के अनुसार हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो। जीएच मीड ने समाज शास्त्र को मानव शास्त्र कहा है, जिसका मुख्य कार्य समाज व व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करना है। ये मुख्य बातों में लिखना है इसे, है ना। फिर लिखना, मीड के अनुसार समाजशास्त्र को मानव शास्त्र कहा है, जिसका मुख्य कार्य समाज व व्यक्तियों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। समाज व व्यक्तियों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, अब ये क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि समाज शास्त्र क्या है? मनोविज्ञान है। और ये क्या करता है? समाज और व्यक्ति, है ना, किसका? समाज और व्यक्ति के मध्य किसका अध्ययन करना है? संबंधों का अध्ययन करना है। अब जीएच मीड ने ये संबंध किसको कहा? मीड ने ये संबंध किसको कहा है? जीएच मीड के अनुसार ये संबंध क्या है? मानवीय अंतःक्रिया है। मानव, जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ जब बातचीत करता है तभी तो संबंध स्थापित होता है ना। एक दूसरे के साथ हम बातचीत करेंगे तो संबंध स्थापित होगा। तो जीएच मीड कहता है कि मानवीय अंतःक्रिया से ही एक संबंध का निर्माण होता है, और उसी संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र एक मानव विज्ञान है जो सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। व्यक्तियों के मध्य जो अंतःक्रिया हो रही है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समाजशास्त्र। ठीक है, ये जीएच मीड का कथन। ठीक है, अब जीएच मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत एक शब्द की बात किया जिसे इन्होंने कहा है उत्तेजना, है ना। जब एक व्यक्ति किसी प्रतीक के माध्यम से उत्तेजित करता है दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति उत्तेजना के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को उत्तेजित करता है और दूसरा व्यक्ति उसकी उत्तेजना के प्रभाव में आकर प्रत्युत्तर करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है, समझ गए। व्यक्ति की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में प्रतीक क्या बोला हूं? व्यक्ति के भाव, व्यक्ति के व्यवहार, है ना। व्यक्ति के भाव, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति की जैसे कोई एक्सप्रेशन करता है, मान लो कोई प्रतीक कहलाएगा, है ना। जैसे कोई मुट्ठी भींच लिया, है ना, और ऐसा दांत को कड़कड़ा दिया, मुट्ठी भींच लिया, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति गुस्सा में है ना। अब वो अपनी उत्तेजना क्या किया है? गुस्से वाला जो व्यवहार है उसको रखा है ना, वैसे रखा है ना।
अब जो सामने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा उसके प्रति उत्तर में, वो भी तो वैसे ही करेगा, वो भी मुट्ठी भींचेगा, दांत भींचेगी, है ना, और उसके उत्तर उस प्रतीकों के उत्तेजनीय होके उसे प्रभावित होकर वह व्यक्ति भी प्रति उत्तर में वो भी व्यक्ति उत्तेजित हो जाएगा, होता है ना। तो दोनों व्यक्ति के मध्य क्या हुआ, संकेतों के माध्यम से अंतःक्रियाएं हो रही है ना, प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया हो रहा है, इसीलिए इसे जीएच मीट ने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया वाला, मतलब इसमें सबसे प्रमुख शब्द क्या है, उत्तेजना। ठीक है, समझ गए। चलो इसको लिखना थोड़ा सा, सामाजिक उत्तेजनाएं, सामाजिक उत्तेजनाएं सामाजिक अंतःक्रिया का एक प्रमुख साधन, सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक उत्तेजना का एक प्रमुख साधन या माध्यम है। सामाजिक उत्तेजनाएं सामाजिक अंतःक्रिया का एक प्रमुख साधन या माध्यम है, एक प्रमुख साधन या माध्यम है। ठीक है, इसके अनुसार उत्तेजना का दो प्रकार बताया, जीएच मीट ने उत्तेजना का दो प्रकार बताया है ना। जीएच मीट ने उत्तेजना का दो प्रकार बताए हैं, पहला है प्राथमिक उत्तेजना, प्राथमिक उत्तेजना और द्वितीयक उत्तेजना। प्राथमिक उत्तेजना और द्वितीयक उत्तेजना। प्राथमिक उत्तेजना और द्वितीयक उत्तेजना। ठीक है, प्राथमिक उत्तेजना में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष संबंध रखता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष संबंध रखता है और उस प्रत्यक्ष संबंध के आधार पर वह व्यक्ति अपने हाव भाव, है ना, अपने चेहरे की अभिव्यक्ति और साथ ही साथ स्वर, भाषा, आसनिक, इस आधार पर व्यक्ति को उत्तेजित करता हो। ठीक है, व्यक्ति, चलो लिखो इसमें, प्राथमिक उत्तेजना में लिखना है, प्राथमिक उत्तेजना, इसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष संपर्क, व्यक्ति प्रत्यक्ष संपर्क या संबंध के आधार पर व्यक्ति प्रत्यक्ष संपर्क या संबंध के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता हो, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता हो। जैसे स्वयं के हाव भाव के द्वारा, स्वयं के हाव भाव के द्वारा, चेहरे की अभिव्यक्ति के द्वारा, स्वयं के हाव भाव के द्वारा, चेहरे की अभिव्यक्ति के द्वारा, अपने स्वर के अनुसार, स्वर के अनुसार, आसनिक, आसनिक और अपने भाषा से व्यक्ति को प्रभावित करता है, आसनिक और अपने भाषा से व्यक्ति को प्रभावित करता है। हो गया, चलो अब देखो, व्यक्ति प्रत्यक्ष संपर्क रख रहा है दूसरे व्यक्ति से, मान लो पति पत्नी, है ना, पति पत्नी कितने लड़ाई झगड़ा होते हैं, नहीं, क्यों, उसके साथ प्रत्यक्ष संबंध रहता है। ठीक है, लड़ाई भी देखो, सब लड़ाई झगड़ा हो ऐसा बात नहीं है कि सबके सब लड़ाई झगड़ा हो, है नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं, तो उसका कारण भी क्या है, उसके हाव, व्यक्ति का हाव भाव, उस व्यक्ति की हाव भाव अगर बदल गया, है ना, तो लड़ाई होना
तय। ठीक है, चेहरे की एक्सप्रेशन, जैसे अभी मैं बताया कि व्यक्ति अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से भी हम व्यक्ति की कार्य को समझ सकते हैं ना नूतन, है ना। पता चल रहा है कोई व्यक्ति उधर से आ रहे हैं, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है। अब इधर से जाने वाला व्यक्ति ऐसे जा सीधा रहे दोनों, है ना, आगे ऐसे आमने सामने हो रहे हैं, लेकिन इधर से जाने वाला व्यक्ति का मुंह ऐसे है, ऐसे वाला, और आगे जा रहे हैं, तो समझ नहीं जाओगे तुम लोग क्या समझ रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, समझोगे ना, समझेंगे ना। ठीक है, तो व्यक्ति के चेहरे के अभिव्यक्ति के आधार पर भी हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हाव भाव, हाँ वो फिर मैं क्या लिखा आया था, स्वर, स्वर के अनुसार, है ना। मान लो कोई झगड़ा लड़ाई हो गया, कभी कभी तुम लोग ऐसे किए होंगे ना नूतन, मान ले नूतन की दादी अगर डांट दी, है ना, बहुत ज्यादा डांट दी, और उसके बाद डांटने के बाद बोल रही चल यहाँ जाएंगे, तो चिल्ला के बोल रही है नहीं मैं जा रही हूँ चल, ये भी होता है ना। मतलब आवाज से भी, पीछ से भी हमको समझ में आता है कि वो गुस्सा है कि नहीं है नहीं, होता है ना। मान लो खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, हाँ खा लिया हूँ, ऐसे बोल दे रहे हो जोर से, आवाज से, एकदम स्वर से, है ना, डराए टाइप का, लेकिन बोल अब आपकी बोलने में शब्द में सहनता है, लेकिन आवाज जो है वो ज्यादा है, स्वर जो है वो पिच जो है वो ज्यादा है ना, तो उससे भी अंतर क्रिया समझ में आता है, तो स्वर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। भाषा, आपने किसी ऐसे भाषा का प्रयोग किया है और उस भाषा के प्रयोग से भी आपको अंतर, जैसे अभी मैं आपको साथ बोल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इस भाषा के साथ आपके साथ अंतर क्रिया हो रही है हमें, है ना, ये भी एक क्या है, प्राथमिक उत्तेजना है। ठीक है, और क्या लिखाया था, एक आसनिक, है ना, जब व्यक्ति व्यक्ति में हार्मोन्स परिवर्तन होता है, हार्मोनल चेंज होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस होते हैं और अट्रैक्शंस भी बढ़ते जाता है और उससे एक आर्सेनिक जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया पूर्ण होता है। ठीक है, तो हम प्राथमिक उत्तेजना समझ गए ना। अब हम आते हैं द्वितीयक उत्तेजना। ठीक है, इसमें व्यक्ति दूर में रहता है, व्यक्ति दूर में रहकर भी, है ना, विभिन्न माध्यमों के आधार पर हम एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। व्यक्ति दूर में रहता है और दूर में रह के, जैसे आज यहाँ पे हम हैं, है ना, और हमसे दूर कोई व्यक्ति खड़ा है और किसी विभिन्न संचार माध्यमों का हम प्रयोग कर उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति को हम उत्तेजित करते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीयक उत्तेजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई लिंक भेज दिए, भड़काऊ वाला वीडियो भेज दिए, है ना, कल मैच हुआ, परसों हुआ ना मैच, परसों मैच हुआ ना, मैच जीते भारत, है ना, कहाँ, दुबई में मैच था, दुबई में जीते उन लोग, पटाखा तो कोंडागांव में फूट रहा था ना, है नहीं, तो क्या है, द्वितीयक उत्प्रेरणा है, द्वितीयक उत्तेजना है। ठीक है, वो क्या है, द्वितीयक उत्तेजना, है ना। मतलब हम एक स्थान पे हैं, अपने स्थान पे, लेकिन हम दूसरे स्थान के व्यक्ति को भी प्रभावित कर दे रहे हैं, उत्तेजित कर दे रहे हैं किसी कार्य के लिए, है ना, तो क्या कहलाता है, वो द्वितीयक उत्तेजना के अंतर्गत आता है। समझ गए द्वितीयक उत्तेजना भी। तो इन प्राथमिक और द्वितीयक उत्तेजना से के आधार पर जीएच मीट ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की व्याख्या किया है। समझ गए, ठीक है, अब आगे बढ़े, भूमिका ग्रहण की ओर आगे बढ़े। अब इसकी दूसरी अवधारणा है भूमिका ग्रहण। ठीक है, दूसरी अवधारणा क्या है, भूमिका। भूमिका ग्रहण जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब आप बच्चे थे, है ना, परमेश्वरी आपके लिए आपकी मम्मी गुड़िया ली थी क्या, छोटा सा डॉल, जब आप बच्ची थी, ली थी, अरे डॉल ली थी कि नहीं जब बच्ची थी, तो नहीं ली,
नहीं ली थी? किसके? तेरे लिए थे क्या? तेरे लिए भुगतान के लिए लिए जाके? तेरे लिए भी नहीं लिए? जब बच्ची थी, छोटी बच्ची, तो डॉल नहीं लिए थे? ठीक है, कोई नहीं लिए थे ना? हाँ, डॉल डॉल लिए थे ना? गुड़िया खेले ना? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप अपनी मम्मी से एक डॉल मंगाया था, उस डॉल के साथ आप खेलते थे। कैसे खेलते थे? जिस प्रकार से आपकी मम्मी आपके साथ व्यवहार करती है, आपकी माँ आपके साथ व्यवहार करती थी जब छोटी बच्ची थी, तो उसी प्रकार का व्यवहार आप उस डॉल के साथ करते थे ना? मेरी बेटी है, मेरी बेटा है, ऐसे बोलते थे कि नहीं? डॉल के साथ ऐसे खेलते थे ना? हैं? खेलते थे ना पद्मिनी? मैं भी खेली है पद्मिनी, है नहीं? आकांक्षा नहीं आई है क्या? इन लोग को बता देना है, अब रोज इसी टाइम पे लगेगा 10 बजे से ना। आकांक्षा, स्मृति, तुलेश्वर लोग को सबको भेज देना लिंक। भेज दिया हूँ वैसे अब, ठीक है? इसी टाइम पे अब रोज रहेगा, अब एक भी दिन गेप नहीं रहेगी, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते थे उस समय जब छोटे बच्चे थे, तो हम अपनी मम्मी से जिद करके डॉल खरीदवाते थे, और उस डॉल के साथ हम खेलते थे। कैसे खेलते थे? जिस प्रकार से हमारी माँ हमसे व्यवहार करती थी, उसी प्रकार से हम भी व्यवहार करते थे, है ना? उसके साथ उसी प्रकार से हम भी व्यवहार करते थे उधर, है ना? ऐसे ही होता था। मतलब क्या है? मैं भूमिका को ग्रहण कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? भूमिका को ग्रहण कर रहे हैं। कौन सी भूमिका को? माँ की भूमिका को ग्रहण कर रहे हैं। किसके लिए? उस डॉल के, है ना? ठीक है। और उस समय हम बच्चे की भूमिका को निर्वहन कर रहे थे। हम बच्चे भी थे, तो बच्चे की भूमिका भी निर्वहन किया जा रहा था, और माँ की भूमिका को भी निर्वहन किया जा रहा था डॉल के लिए, है ना? तो यही है भूमिका ग्रहण। एक चीज और खेले होंगे क्या? कोई पुलिस बन जाते होंगे। पुलिस, चोर पुलिस खेले नहीं? कोई पुलिस बन गया तो मैं पुलिस का भूमिका निर्वहन कर रहा हूँ, होता था ना ऐसे, है नहीं? हाँ, वही पुलिस चोर बनी थी क्या? कविता है, ठीक है? तो इस प्रकार से भूमिका ग्रहण हुआ करता है, ठीक है? चलो लिखिएगा इसे। भूमिका ग्रहण सिद्धांत के अंतर्गत मीड ने स्पष्ट किया है कि भूमिका सिद्धांत के अंतर्गत मीड ने स्पष्ट किया है कि आत्मा के विकास के लिए मानवीय अंतःक्रिया प्रमुख होता है। आत्मा के विकास के लिए मानवीय अंतःक्रिया प्रमुख होता है। हो गया? हो गया, मानवीय अंतःक्रिया प्रमुख होता है। इसमें स्व का विकास ही भूमिका ग्रहण का विकास का होता है। स्व का विकास ही भूमिका ग्रहण का विकास होता है। और और यह स्व का विकास ही मीड की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूल आधार है। यह स्व का विकास ही मीड की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूल आधार है। ठीक है। इसी भूमिका ग्रहण के अंतर्गत इन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा किया, है ना? इसी के अंतर्गत इन्होंने, जो भूमिका ग्रहण के अंतर्गत ही इन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में भी बात किया। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो प्रक्रिया है, एक सीखने की प्रक्रिया होती है। निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना? जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, सीखने की ही कार्य होती है, ठीक है? और इस प्रक्रिया में हम जैविक प्राणी से
सामाजिक प्राणी में बदल जाते हैं। जब हम बच्चे रहते हैं जैविक प्राणी, और जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो हम कहाँ परिवर्तन हो जाते हैं? सामाजिक प्राणी को प्रक्रिया परिवर्तन हो जाते हैं। और इसी में इन्होंने मैं और मुझे की भी अवधारणा प्रस्तुत किया। जीएच मीट ने मैं और मुझे की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलो, मैं और मुझे की अवधारणा को प्रस्तुत करते समय इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति स्व के विकास के साथ, अपने स्व का विकास होता है और स्व के विकास के साथ ही वह मैं से मुझे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हो गया। चलो, इसके बाद इन्होंने, और अगर नीचे से लिखते जाना, इन्होंने सामान्यीकृत अन्य के बारे में चर्चा किया है। हाँ, सामान्यीकृत अन्य की चर्चा किया है। सामान्यीकृत अन्य तथा स्व के विकास के 3 स्तरों का चर्चा किया, तथा स्व के विकास की 3 स्तरों की चर्चा किया। खेल स्तर जो नियमहीन होता है, खेल स्तर जो नियमहीन होता है, खेल कूद स्तर जो नियम रहित होता है, नियम रहित होता है, नियम उसमें इंक्लूड रहते हैं। रहित बोलेंगे, सहित बोलेंगे, ठीक है, नियम रहता है उसमें, है ना। खेल स्तर के बाद आता है खेलकूद स्तर, जिसमें नियम की उपयोगिता होती है, नियम रहता है। खेल स्तर जो नियमहीन होता है, खेलकूद स्तर जो नियम युक्त होता है, और अगला स्तर होता है तीसरा स्तर अनुकरण स्तर। अगला स्तर होता है अनुकरण स्तर, इसमें व्यक्ति दूसरे के कार्यों को ग्रहण करता है या दूसरे की बातों को, कार्यों को अनुकरण करता है। ठीक है, तो ये हो गया जीएच मीट, है ना। अब कल हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्ट ब्लूमर। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। पद्मिनी, इन लोग को सबको बताना, ऑनलाइन वाले लोग सबका, अब कल से जो क्लास है इसी टाइम पे रहेगी 10 बजे से, है ना। तो 10 बजे से क्लास रहेगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। चलो, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, चलो ठीक।